हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ हैं और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। दिस इज योर मैथमेटिक्स एडुकेटर सौरभ कुमार, वेलकमिंग यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पेंटर सेडू सर। और बेटा आज यहां पर हम लोग क्लास 10th का जो रियल नंबर टॉपिक है उसके थ्योरी पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो देखो बेटा, पहले सिलेबस की बात करें तो जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 10th रियल नंबर्स का, उसमें आपको दो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और दूसरा है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। अब पिछले कुछ सालों के अगर मैं पेपर्स की बात करूं, वेटेज एक्सट्रैक्ट की बात करूं, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो किस टॉपिक का है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो अधिकतर 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, और 3 मार्कर में आपको जो दूसरा सब टॉपिक है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, उसका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ऑल इन ऑल ये समझ लो कि इस पूरे चैप्टर का 6 मार्क्स के आसपास का वेटेज है तुम्हारे टोटल 80 मार्क्स में। तो चलिए बेटा, तो थोड़ा सा बचपन में चले जाते हैं। बचपन से मेरा मतलब है कि आप जो है लोअर क्लासेस से ही जो है नंबर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो सारे बेसिक डेफिनेशंस जो है वो आपको अच्छी तरह से आते हैं। लेकिन फिर भी चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो बेसिक सम डेफिनेशंस हैं। जैसे रियल नंबर, तो रियल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जिसे तुम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको। p बाई क्यू फॉर्म में जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, नीचे जो है q वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड जो p और q दोनों है वो क्या होने चाहिए? कोप्राइम। एंड वन मोर थिंग, जब किसी रैशनल नंबर का तुम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो उसका डेसिमल तुम्हें दो तरह का दिखता है बेटा। या तो टर्मिनेटिंग दिखेगा, या अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है बेटा तो क्या दिखता है? रिपीटिंग दिखता है। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे 5 -3 2/3, ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा। चलिए इर्रेशनल नंबर की बात करें तो जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। तो यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सको उसे क्या बोलेंगे? हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। अच्छा, रैशनल नंबर का डेसिमल कैसा दिखता है? टर्मिनेटिंग, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीटिंग। तो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल कैसा दिखेगा आपको? ना ही टर्मिनेटिंग दिखेगा, नाइदर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी नहीं होगा। ठीक है। जैसे √2 इर्रेशनल है, 5 - √6 इर्रेशनल है, और जैसे पाई भी रैशनल होता है। ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, अब बात करते हैं दो टर्म की, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो फैक्टर क्या होता है? तो जैसे मान लो बेटा, अगर यह कहा जा रहा है कि a इज फैक्टर ऑफ b, तो इसका मतलब यह है बेटा कि जो a है वो b को क्या करेगा? परफेक्टली डिवाइड कर देगा, यानी कि रिमाइंडर 0 मिलने वाला है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो इसका मतलब है बेटा कि 2 जो है वो 8 को क्या करेगा? परफेक्टली डिवाइड कर देगा। यू विल गेट रिमाइंडर 0। मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल का मतलब यह है कि जैसे अगर हम कह रहे हैं कि p जो है वो q का मल्टीपल है, तो q p को परफेक्टली डिवाइड कर देगा। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका मतलब यह है बेटा कि 2 जो है वो 8 को क्या करेगा? परफेक्टली डिवाइड कर देगा, मतलब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ऐसा समझ लो कि जैसे अगर 2 8 का फैक्टर है, तो अगर मैं उल्टा चलूं तो 8 क्या होगा? वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो दिस इज अबाउट व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज मल्टीपल। ठीक है। अच्छा, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा? तो जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, तो ऐसा कोई नंबर जो कि सबका फैक्टर हो वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा। उसी तरह से कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा? अगर मान लो आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, तो ऐसा नंबर जो कि सबका मल्टीपल है वो क्या कहलाएगा? कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है बेटा? एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या हुआ? तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होगा जिसका मिनिमम 3 फैक्टर तो होगा ही होगा। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो आपका फर्स्ट सब टॉपिक है वो क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट ये कहता है बेटा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
as a product of prime numbers and this representation is unique apart from the order in which prime factors occur. चलो इसे आसान शब्दों में समझो, क्या कहता है ये? तो जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर है बेटा, तो उसको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो किस तरह से? एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है? और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये यूनिक होता है बेटा, ठीक है? हाँ, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, मतलब कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे बेटा एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे 45 की बात करते हैं बेटा। तो देखो 45 को हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिप्रेजेंट, ठीक है? तो 45 देखो बेटा क्या होता है, तो 45 होता है 5 इंटू 9। चलिए 5 इंटू 9, अच्छा 5 तो प्राइम फैक्टर है, बट अगर 9 की बात करूं तो 9 प्राइम नहीं है, लेकिन अगर मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख दूं तो यहां पर प्राइम आ गया। तो अब आप देखो ये 45 का क्या हो गया, ये कहलाएगा 45 का क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? देखो प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं। अच्छा जैसे कि मान लो मैं एक और नंबर ले लेता हूं, जैसे 360 ले लेता हूं बेटा। तो 360 का अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा? तो चलो इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको कर देते हैं 36 इंटू 10। 36 इंटू 10, तो 36 तुम्हारा होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है? और 10 होगा 2 इंटू 5। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे क्या दिख रहा है? ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है बेटा कि 2 कितने हो गए? 3 हो गए, 3 कितना है? 2 है, और 5 कितना है? 1 है, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो और कुछ देख लेते हैं। 1728 का अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो देखो बेटा 1728 है, तो 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो देखो ये जो 28 है ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है? तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 4 को पहले लिख दिया 2 स्क्वायर, अब 4 से डिवाइड करो, 4 इंटू 4 16, 1 कैरी, तो 3 एंड 2 432। अच्छा 432 जो है वो फर्दर देखो 4 से डिविजिबल है, तो फर्दर इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये आ गया 108। अब इसको फर्दर जो है हम क्या कर रहे हैं, चलो इसको फर्दर हम 4 से ही डिवाइड कर देते हैं। सो 2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 8, 27, और 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। तो अब फाइनली देखो क्या है, फाइनली 2 कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। तो 2 6 दिख रहे हैं और 3 कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना हो गया? 2 पे पावर 6 इंटू 3 क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है? ये आप बेटा खुद कीजिए, ये आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ, ट्राई करेंगे आप इसको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूज क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, तो एक यूज ये है इसका बेटा, ठीक है, कि हम इसकी मदद से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है? अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है तो उसका प्रोसेस देखो क्या है। तो प्रोसेस ये है कि मान लो तुम्हारे पास दो नंबर है, जैसे n1 और n2, तो तुम दोनों नंबर का क्या करो, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन तुमने कर लिया। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, तुम सबसे पहले देखो वो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन है दोनों में, ठीक है? तो वो उठ के चले आएंगे एचसीएफ में। अब देखो कि उनके ऊपर ओवरऑल जो सबसे छोटा पावर है वो क्या है, तो वो पावर उठ के चला आएगा, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, तो एलसीएम में क्या है कि ओवरऑल जितने भी प्राइम फैक्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं वो सब उठ के चले आएंगे और अपने ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर लेके आएंगे। ओवरऑल जो सबके ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर है वो उठ के चला आएगा, ठीक है? इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अच्छा, एक और रिलेशन होता है दो नंबर्स के केस में कि अगर दो नंबर्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जो है वो होता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है? चलो, अच्छा कई बार बच्चों से गलती होता है कि वो 3 नंबर्स में भी यही चीज लगा देते हैं, तो बेटा ध्यान रखना कि 3 नंबर्स में ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा कि 3 नंबर का प्रोडक्ट बराबर होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होल्ड करता है। 3 नंबर्स में देखो बेटा ये रिलेशन होता है, ठीक है? चलो अब जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं 92 का एंड 510 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट अस सी, तो 92, तो बेटा अगर 92 का जैसे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 92 जो है तो इसको मैं लिखूंगा, देखो ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 इंटू 2 8, तो 23, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 92 का, क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 23। अब 510 की बात करते हैं, तो 510 अगर देखो तो ये है 51 इंटू 10, तो 10 तो हो गया 2 इंटू 5 और 51 हो गया 3 इंटू 17। तो देखो ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 510 का। अब ध्यान से सुनो,
एचसीएफ निकालना है अगर, तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कॉमन है सब में, तो कौन सा कॉमन है, बस एक ही प्राइम फैक्टर कॉमन दिख रहा है 2, ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे छोटा पावर उठ के आएगा बेटा, तो यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, तो सबसे छोटा पावर कौन हुआ 1, ये उठ के आएगा। सो दिस इज योर आंसर, एचसीएफ विल बी 2। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या है बेटा, सबसे पहले जितने भी प्राइम फैक्टर है वो सब उठा के ले आओ। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है। अब इनके ऊपर जो ओवरऑल सबसे हाईएस्ट पावर है वो उठ के चले आएगा, तो 2 के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर ओवरऑल 2 है और बाकी सब पे तो 1 1 ही है, तो इसे कंप्यूट कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये दूसरा है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए दूसरा चीज है क्या, दूसरा चीज है कि रिविजिटिंग इरैशनल नंबर वाला जो पार्ट है, तो उसमें क्या है, एक थ्योरम होता है बेटा। वो थ्योरम ये है कि मान लो p एक प्राइम नंबर है और a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो p एक प्राइम नंबर, a एक पॉजिटिव इंटीजर, तो थ्योरम ये कहता है कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब क्या है कि इसका एप्लीकेशन जो है कैसे क्वेश्चंस में होता है, तो जैसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। और जो वर्किंग प्रोसेस है ना वो फिक्स है बेटा, जैसे कि एक इलस्ट्रेशन मैं तुम्हें दिखाता हूं, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा, जैसे प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आएगा, तो कैसे तुम साबित करोगे। तो देखो फंडा क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं एजम्पशन से और एंड करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन पे, ठीक है बेटा। तो देखो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं कि लेट अस अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर, हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं कि √2 को रैशनल मान लिए, तो अगर √2 रैशनल है तो उसको हम लिख सकते हैं p/q फॉर्मेट में। सो लिख दिया √2 बराबर p/q, जहां pq इंटीजर्स, pq को प्राइम और q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया यहां पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू p²/q²। अब ये q स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो गया तो p स्क्वायर क्या हो गया, 2q स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर p स्क्वायर 2 इंटू एन इंटीजर है तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो p को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है बेटा, तो थ्योरम की मदद से, थ्योरम के स्टेटमेंट की मदद से अगर 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को तो 2p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है बेटा। तो 2 अगर p को भी डिवाइड करेगा तो p क्या होगा, 2 का एक मल्टीपल दिखेगा तुम्हें, तो तुम p को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर, लिख दिया। अब p को जब तुमने ये लिखा तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो अब ये क्या दिखेगा, p स्क्वायर बराबर 4a², ठीक है। अब क्या करो कि p स्क्वायर की वैल्यू यहां वाली जो है ये पुट कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, 2q² बराबर 4a²। तो यहां से फिर तुमको दिख रहा है कि q स्क्वायर बराबर है 2a²। तो बेटा अगर q स्क्वायर है 2 इंटू एन इंटीजर, तो यानी कि वो 2 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 2 प्राइम नंबर है, तो अगेन थ्योरम का स्टेटमेंट, अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, और अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है तो q क्या होगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि q भी क्या होगा, 2 इंटू एन इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, 1 और 2 को ध्यान से देखो, p जो है वो 2 का एक मल्टीपल है, q भी 2 का एक मल्टीपल है, तो क्या p और q को प्राइम रह गए क्या। को प्राइम का मतलब क्या है बेटा, को प्राइम का मतलब है कि एचसीएफ क्या होता है, 1 होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है, एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो p और q दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो क्या उनका एचसीएफ कभी भी 1 रह सकता है, मतलब क्या वो को प्राइम होंगे, नहीं होंगे। तो p एंड q को प्राइम नहीं हुए, तो हमारा जो एजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया बेटा, एज्यूम किए थे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है। तो हेंस हम अब अपना कंक्लूजन, जो एंडिंग स्टेटमेंट है वो क्या देंगे कि सिंस it has contradicted our assumption, so hence √2 is not rational, √2 is what, irrational। तो बेसिकली ये है तुम्हारा प्रोसेस। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है बेटा, ठीक है, जैसे आज अगर √3 को साबित करो, √5 को साबित करो, √7 को करो, तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरह से हम लोग टैकल करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो यहां पर हमने इस वीडियो में रियल नंबर चैप्टर का जो थ्योरी है उसको हमने कवर किया है, बट विल बी taking on a detailed lecture series also on these topics, ठीक है। Stay tuned to the channel for updates। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।